Hello and welcome everyone to lecture number 23 and this might be the last lecture जो हम अटेंड करेंगे। हो सकता है कि आखिरी लेक्चर हो, ये पक्का नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर है आपका फोर्स ऑसिलेशन पर। लास्ट लेक्चर तक हमने डैम्ड ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया है। फोर्स ऑसिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्स ऑसिलेशन सिर्फ वो ऑसिलेशन है जो कि आपका डैम्ड ऑसिलेशन को रोकने के काम आता है, फिर डैम्ड ऑसिलेशन को ओवरकम करने के काम आता है, ठीक है। और जो चीज़ इसको ओवरकम करती है उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, ठीक। जैसे कि आप झूला झूल रहे हो, मान लो एग्जांपल के तौर पर आप झूला झूल रहे हो और झूला अपने आप रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है। हवा का फ्रिक्शन और इधर उधर से हर तरह के फ्रिक्शन लग रहे होते हैं उस पर। तो क्या करते हैं हम, पीछे से उसको धक्का देते हैं। जो भी झूले पर झूल रहा होगा अपने पैरों से या कोई दूसरा इंसान उसको धक्का देता है, ठीक। तो जो धक्का दे रहा है वो क्या है? ड्राइविंग फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि क्या कर रहा है? वो एक्सटर्नल फोर्स उसको ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। किसके अगेंस्ट प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो इसी को हम क्या करते हैं? फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक। तो फोर्स ऑसिलेशन कुछ नहीं करता। फोर्स ऑसिलेशन में कोई आपका एक पीरियोडिक फोर्स होगा। अब जैसे झूला झूल रहा है कोई भी इंसान और पीछे से एक दूसरा इंसान उसको ऐसे धक्का दे रहा है, तो जब भी वो वापस आता है तो उसको धक्का देता है वो, ठीक है। तो एक पीरियड के बाद उसको धक्का दिया जा रहा है, ऐसा नहीं लगातार उसको धक्का दे रहे हैं। जब वो पीछे आता तभी उसको धक्का देते हैं, तो एक पीरियड के बाद उसको धक्का दिया जा रहा है, ठीक। तो ऐसे ही जो हम इसमें फिजिक्स में हम पढ़ेंगे अभी, इसमें क्या करेंगे हम? ड्राइविंग फोर्स जो लेंगे, क्या लेंगे? पीरियोडिक फोर्स लेंगे, ठीक है। पीरियोडिक ही होगा। अगर हमको ऑसिलेशन करवाना है तो फोर्स क्या हमारा होगा? पीरियोडिक फोर्स। तो ये आपका क्या है? किसी भी अच्छा, ये जो नया तरीका मैंने ट्राई किया है पढ़ाने का, ये थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप इतना ज़्यादा लंबा, जिसमें इतना सारे इक्वेशंस हों, इतना लंबा कोई वीडियो देखें जिसमें मैं बैठकर ड्राइव करूं, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही लिख दिया सब कुछ और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हर चीज़ क्या है। और क्योंकि ये लास्ट लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे, तो जल्दी से हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से ख़त्म हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये देखिए, इतना पार्ट, ये इक्वेशन है आपका, इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी पार्टिकल के लिए जिसमें क्या लग रहा है? हमारा कोई ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। इसको हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका ड्राइविंग फोर्स, ठीक। इतना जो पार्ट है ये आप लोग पहले ही देख चुके हैं। किसमें हमने डैम्पिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो डैम्पिंग में ये आपका मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स। और ये आपका क्या था? रेजिस्टिव फोर्स, ठीक। डैम्पिंग फोर्स ही बोलते हैं। तो ये डैम्पिंग वाला पार्ट हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया। तो क्या काम कर रहा है ड्राइविंग फोर्स? सिर्फ डैम्पिंग फोर्स को ओवरकम कर रहा है। इसलिए क्या लिखा है इसको? पॉजिटिव साइन लेते हैं इसको, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स क्या करता है? हमारा ऑसिलेशन को रोकता है, ठीक है। जो मेन ऑसिलेशन है आपका ये है, ठीक, एसएचएम वाला पार्ट। और ये जो है आपका डैम्पिंग फोर्स हो गया और ये वाला आपका ड्राइविंग फोर्स हो गया। ड्राइविंग फोर्स क्या कर रहा है? आपका डैम्पिंग फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फ्रिक्शन लग रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं? ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बॉडी क्या करती रहे? ऑसिलेट करती रहे। क्योंकि डैम्पिंग क्या करता है? एक टाइम के बाद बॉडी को ऑसिलेट करना बंद करवा देता है। हम क्या चाहते हैं कि बॉडी ऑसिलेट करती रहे, तो क्या लगाएंगे उस पर? एक ड्राइविंग फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स होगा? वो पीरियोडिक फोर्स होगा। और उसकी जो पीरियड होगा उसको किससे बताएंगे हम? एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स को हम किससे दिखाएंगे? ओमेगा से। ओमेगा नॉट क्या था हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम, ठीक। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज जो आपका बेसिक फ्रीक्वेंसी है, या बोल सकते हैं सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या है? ओमेगा नॉट, ठीक। जैसे कि कोई पार्टिकल, जैसे आपने देखा होगा कि क्या होता है कि एक सिंगर है, जो सिंगर्स होते हैं वो क्या, आपने देखा होगा जो फॉरेन में जो लेडी सिंगर्स होते हैं ज़्यादातर, वो आवाज़ से अपने ग्लास को तोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर सोनिक बूम्स जो होते हैं उनसे ग्लास शैटर्स हो जाते हैं, ठीक है। ग्लास शैटर हो जाता है। तो वो क्या है? वो इसी का एक एग्जाम्पल है, वो ड्राइविंग फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। तो उसमें होता क्या है कि जो आपका बेसिक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है सिस्टम का, या फिर बोल सकते हैं ग्लास के पार्टिकल्स का जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा नॉट, ठीक, उसको हमारा ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है। तो जब मैच कर जाता है तो क्या हो जाता है? रेजोनेंस हो जाता है। और रेजोनेंस होने पर
क्या हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ हम भी पढ़ेंगे उसमें कि एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और ग्लास टूट जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, आपका फोर्स ऑसिलेशन का एग्जाम्पल है। जो बाहर से जो हमारा सिंगर जो अपना आवाज़ उसको दे रहे हैं, तो आवाज़ देने का मतलब है उसको वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बाय एक्सटर्नल फोर्सेस से उसको वाइब्रेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो क्या है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स एक ड्राइविंग फोर्स है। ठीक, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है जिसको आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं इस इक्वेशन को रिड्यूस करता हूँ यहाँ पर दोनों तरफ मास से डिवाइड करके, और बाकी के सारे टर्म्स को, नेगेटिव टर्म्स को इधर ले आया मैं, और इधर मैंने एक एफ नॉट कॉस ओमेगा टी वाला टर्म रख दिया। जो स्मॉल एफ नॉट है मैंने इसको दिखाया किससे, कैपिटल एफ नॉट डिवाइड बाई एम। कैपिटल एफ नॉट क्या है, मेरा ड्राइविंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। आप लिखते जाइए साथ के साथ, कैपिटल एफ नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ड्राइविंग फोर्स एंड स्मॉल एफ नॉट इज एफ नॉट डिवाइड बाई एम। कैपिटल एफ नॉट डिवाइड बाई एम यानी कि फोर्स पर यूनिट मास। ठीक, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज के बाई एम, हमको पता ही है, और 2 गामा इक्वल्स टू बी बाई एम, ये भी हमको पता है। ठीक, अब इसका जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये क्या है, एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस टाइप से आता है। ठीक, x इक्वल्स टू ए नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाई। अब यहाँ पर फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो पार्टिकल है वो आपका ऑसिलेट कर रहा है, तो मीन पोजीशन से जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक, किसी भी टी टाइम पर, और उस टाइम पर फोर्स क्या है, ठीक, उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या दिखाएगा, आपका फाई दिखाएगा। ठीक, हो सकता है आपका फोर्स मैक्सिमम हो, ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम हो, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो, यानी कि आपका हो सकता है डिस्प्लेसमेंट मीन, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, हो सकता है ड्राइविंग फोर्स उस टाइम पर मैक्सिमम लग रहा हो। ठीक, तो इसीलिए क्या हो सकता है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और एक्स का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए ड्राइविंग फोर्स एक एक्सटर्नल चीज़ है और डिस्प्लेसमेंट एक उसका इंटरनल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी और इंटरनल प्रॉपर्टी में क्या फेज डिफरेंस हम वेरी कर सकते हैं। हो सकता है हम ड्राइविंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू तब लगा रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स तब लगा रहे हैं जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है। ठीक, और मिनिमम फोर्स तब लगा रहे हैं जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फाई एक हमारा आ रहा है, और इस फाई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि ये झूला है, ठीक, और यहाँ पर आप बैठे हुए हो और ये आपका ऐसे आप झूल रहे हो, तो ये आपका मीन पोजीशन हो गया, जो एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन हो गया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर मैं मैक्सिमम फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं मीन पोजीशन पर मैक्सिमम फोर्स लगा रहा हूँ तो हो सकता है आपका कम एम्पलीट्यूड बढ़े। ठीक है, हो सकता है, गारंटी नहीं है इस चीज़ की, जब मैथमेटिक्स ड्राइव करेंगे इसका तभी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका फेज डिफरेंस वेरी करेगा। अच्छा, अब मैंने मीन पोजीशन पर, मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पर मैंने मैक्सिमम फोर्स लगाया, ठीक, तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, पक्की बात है बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम फोर्स लगाया तो आपका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपका क्या डैम्पिंग फोर्स उस पर काम कर जाएगा, डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो आपका हो सकता है एम्पलीट्यूड कम ही हो जाए। तो अगर मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर मैं मैक्सिमम फोर्स नहीं लगाता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा ऑसिलेशन नहीं बन पा रहा है, यानी कि मेरा ऑसिलेशन, ये एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसीलिए आपका फाई जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो फेज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स इज इम्पॉर्टेंट। तो फेज जो है वो tan फाई इससे आता है 2 गामा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको जो पूरे इसमें लेक्चर में जो याद रखना है, बस ये 2 इक्वेशन याद रखती हैं, बाकी सारी चीज़ें इसी से आ जाती हैं। ठीक, बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अब अच्छा, x इक्वल्स टू ए नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, ये आता है। अच्छा, ए नॉट क्या है इसमें, ए नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक, ए नॉट इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइड बाई ये आता है आपका। जब इसको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व नहीं करना है, किसी को सॉल्व नहीं करना है, इस पूरे इक्वेशन में नहीं जाइएगा, बस इतना याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर और समझिएगा इसको। ठीक है, एफ नॉट आपका मैक्सिमम, एफ नॉट इज फोर्स पर यूनिट मास और ए नॉट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन ऐसी बनती है, और tan फाई ये आपका ये आता है। ठीक, अब अच्छा, ये 2 चीज़ें और हैं जो मैंने लिखी हुई है यहाँ, ट्रांजिएंट पीरियड एंड स्टेडी स्टेट। ये बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। देखो, ट्रांजिएंट पीरियड क्या होता है कि मान लो आपका ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, और डैम्पिंग फोर्सेस उसमें लग रहे हैं, अभी तक हमने कोई ड्राइविंग फोर्स उसमें नहीं लगाया। ठीक, तो आपका ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, डैम्पिंग फोर्सेस उसमें लग रहे हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्सेस। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्सेस उसमें लग रहे हैं। ठीक, अब मैंने क्या किया, उस पर कुछ टाइम तक ऑसिलेशन होता रहा, उसके बाद मैंने उस पर ड्राइविंग फोर्स लगाना शुरू किया। तो शुरू में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स और डैम्पिंग फोर्स के बीच में
लड़ाई होगी एक तरीके से, ठीक है, टैकल करेंगे एक दूसरे को, ठीक। जो आपका, या फिर कह सकते हैं कि एसएचएम जो हो रहा है यहाँ पर, जो ऑसिलेशन हो रहे थे, एसएचएम नहीं, जो ऑसिलेशन हो रहे थे उसमें और आपका ड्राइविंग फोर्स के पीरियड में कुछ टकराव होगा, ठीक है। हो सकता है पीरियड सेम ना हो, ड्राइविंग फोर्स का जो पीरियड, ड्राइविंग फोर्स पीरियोडिक है ना, तो हो सकता है ड्राइविंग फोर्स का पीरियड सेम ना हो, किसके, जो आपका बेसिक ऑसिलेशन हो रहा था उसके पीरियड के सेम ना हो, तो क्या होगा, टकराव होगा उनका, ठीक। तो टकराव होगा तो उस पीरियड को बोलेंगे हम ट्रांजिएंट पीरियड, जब तक आपका टकराव होता रहेगा। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या करेगा, आपका जो बॉडी है उसको अपनी फ्रिक्वेंसी में ले आएगा, ठीक, अपनी फ्रिक्वेंसी के दायरे में लेकर आ जाएगा। फिर बॉडी क्या करेगी, उस ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी, ठीक है। तो उस स्टेट को बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट। जब वो बॉडी क्या करे, ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ या उसके आजू बाजू कहीं ऑसिलेट करने लगे, तो उस स्टेट को बोलेंगे हम स्टेडी स्टेट। लेकिन जब शुरू में हम ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं तो ड्राइविंग फोर्स और जो सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उसके बीच में जो लड़ाई हो रही है उस पीरियड को हम बोल रहे हैं ट्रांजिएंट पीरियड, ठीक। अच्छा, उसके बाद आता है आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा ये हमको पता ही है, हम ऐसे निकाल सकते हैं डी ए नॉट डिवाइड बाई डी ओमेगा करके। तो एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होता है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हम सबको पता है, ठीक है। तो ओमेगा आपका कुछ ऐसा आता है, आप घर में ड्राइव कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फाई क्या है आपका, फेज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा याद रखिएगा, पत्थर की लकीर है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड ड्राइविंग फोर्स। तो इसमें पूरे फोर्स ऑसिलेशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका लैग करेगा, ड्राइविंग फोर्स के पीछे रहेगा हमेशा, ठीक। यानी कि ड्राइविंग फोर्स आपका होगा मैक्सिमम, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है आपका हो मिनिमम, ठीक है। मतलब ड्राइविंग फोर्स के हमेशा पीछे रहेगा, उससे थोड़ा कम रहेगा, ठीक, फेज में उसके कम रहेगा, ठीक। फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। अब तरह तरह के ओमेगा नॉट्स के लिए, ओमेगा के लिए हम तरह तरह के फेज रिलेशनशिप देखते हैं इसमें। तो केस फर्स्ट आता है जब आपका ओमेगा, जो आपका ड्राइविंग फोर्स का जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो, जीरो की तरफ टेंड करे, यानी कोई फ्रिक्वेंसी ना हो उसका। तो जब ऐसा होगा तो आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब मेरा अगर ये ओमेगा जीरो हो जाए तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो एफ नॉट आ गया मेरे पास सिर्फ, मतलब कि पीरियोडिक फोर्स नहीं रहा वो, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि उसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड क्या हो गया उसका, ओमेगा नॉट जीरो, तो पीरियड क्या हो गया उसका, इन्फानाइट हो गया, ठीक है। टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा अगर जीरो है तो पीरियड क्या हो गया उसका, इन्फानाइट हो गया, ठीक। तो एफ नॉट अगर मेरा ऐसा कोई फोर्स लग रहा है मेरे पास जिसका ओमेगा क्या हो, जीरो की तरफ जा रहा हो, तो क्या होगा उस केस में, ए नॉट की तरफ देखिए, ए नॉट क्या है, इसमें अगर मैं ओमेगा जीरो डाल दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर। खुद करके देखिएगा ऐसे, तुरंत वीडियो पॉज करिए और खुद करके देखिए, ओमेगा इक्वल टू जीरो डालेंगे तो आपके पास ये बचेगा। अब इसको मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, के बाई एम लिख सकता हूँ, ठीक, और इमेज फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका कोई ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक, कि कोई जब हम ओमेगा टेंडिंग टू जीरो पर क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा क्योंकि आपका एफ नॉट भी कांस्टेंट है और आपका ओमेगा नॉट भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। अच्छा, 10 फाई, फेज डिफरेंस में क्या होगा, फेज डिफरेंस, तो 10 फाई अगर मैं देखता हूँ तो आपका ओमेगा टेंडिंग टू जीरो, तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, और न्यूमरेटर क्या होगा आपका जीरो, तो 10 फाई इज जीरो। और यहाँ पर मैंने लिखा है जीरो प्लस, ये इसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता चलेगा भी जीरो प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ओमेगा टेंडिंग टू जीरो है और टेंडिंग टू जीरो किस तरफ जा रहा है, ये जीरो प्लस, मतलब प्लस डायरेक्शन से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ। 10 फाई इक्वल टू जीरो प्लस का मतलब है कि प्लस डायरेक्शन से, जैसे कि रियल एक्सिस ले लूँ अगर मैं, तो जीरो पर जाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो इधर से मैं जीरो जा सकता हूँ, इधर से मैं जीरो जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इधर से जीरो जा रहा है, ठीक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से जीरो जा रहा है। तो जब ऐसा होगा तो जीरो प्लस में तो मेरा फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मेरा उल्टे डायरेक्शन से जीरो की तरफ जा रहा होता तो मेरा फाई क्या हो जाएगा, उसमें पाई हो जाएगा, ठीक, फाई क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, अभी इसमें इतना ही देखना है हमें। केस टू, ये सब लिखते जाइए आप। केस टू में क्या है आपका, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। जो आपका एक्सटर्नल फोर्स का जो फ्रिक्वेंसी है वो ड्राइविंग फोर्स के, जो आपका ड्राइविंग फोर्स का फ्रिक्वेंसी है वो इंटरनल फ्रिक्वेंसी का क्या हो जाए, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के सेम हो जाए। तो ऐसा क्या होगा भाई, जब ऐसा होगा तो आपका, हम सबको पता है क्या होता है ऐसा,
जब ऐसा होता है तो क्या होता है, मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है। तो ये जो होगा आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उस केस में, ठीक। ये रेजोनेंस, ये कौन सी कंडीशन होगी, रेजोनेंस वाली कंडीशन होगी। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ये हम आगे भी देखेंगे जब उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। और इसी में अगर मेरा गामा जीरो हो जाए, गामा क्या है, मेरा डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, ठीक। अगर मेरा गामा जीरो, मेरा डैम्पिंग फोर्स मेरा जीरो हो जाए, तो उस केस में जो आपका ड्राइविंग फोर्स है वो क्या करता है, ड्राइविंग फोर्स क्या करता है, एम्पलीट्यूड, ड्राइविंग फोर्स का काम क्या है कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। रेजोनेंस अगर हो रहा है तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। उसमें भी मेरा ड्राइविंग, अगर मेरा जो मेरा रेजिस्टिव फोर्सेज है वो जीरो हो जाए तो क्या होगा, मेरा एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, रेजिस्टिव फोर्सेज बचे नहीं, ठीक है। एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा वो, इन्फानाइट, ठीक। तो ए नॉट कहाँ चला जाएगा मेरा, इन्फानाइट। या हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर मैं गामा जीरो रखता हूँ तो ए नॉट क्या जाएगा, इन्फानाइट, ठीक। तो और tan phi फेज़ को क्या होगा, तो फेज़ को अगर मैं देखूँ, फेज़ को अगर मैं क्या कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट में फाई क्या हो जाएगा मेरा, tan phi इज इन्फिनिटी, तो फाई क्या हो जाएगा, π/2, ठीक। अच्छा, केस थ्री में क्या है, ओमेगा इज बिटवीन ओमेगा नॉट एंड जीरो, मतलब जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और कोई नो फ्रिक्वेंसी के बीच में, जीरो और ओमेगा नॉट के बीच में अगर है, तो उसमें क्या होगा, मेरा ए नॉट तो कभी जीरो नहीं होगा, ए नॉट कभी जीरो नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, tan phi क्या होगा, tan phi इज, जब मेरा ओमेगा नॉट से छोटा है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव हो गया और ऊपर वाला भी पॉजिटिव है, तो tan phi क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। तो फाई की वैल्यू भी क्या आएगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू। तो किसके बीच में, जीरो और π/2 के बीच में, क्योंकि जीरो वाली वैल्यू हम पहले देख चुके हैं, π/2 की वैल्यू पहले देख चुके हैं, तो किसके बीच में आएगी, जीरो और π/2 के बीच में। लेकिन जीरो और π/2 नहीं होगी, ठीक है, ये याद रखना, जीरो और π/2 नहीं होगी, किसके बीच में आएगी, जीरो और π/2 के बीच में आएगी। केस फोर्थ इज ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ड्राइविंग फोर्स जो है उसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जो आपका इंटरनल फ्रिक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो उस केस में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, जब आपका ड्राइविंग फोर्स इतना ज़्यादा है, तो क्या होगा आपका, देखो ओमेगा, अगर मैं यहाँ पर ओमेगा बहुत ज़्यादा रख दूँ ओमेगा नॉट कंपेरिजन में, तो मेरा ओमेगा नॉट का लगभग कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, तो ओमेगा स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में आ गया मेरा पूरा, और ओमेगा मेरा बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए नॉट मेरा कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ। और यही हमारा रियल लाइफ में होता भी है कि अगर मेरा ड्राइविंग फोर्स का फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, लगभग जीरो, ठीक है। tan phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, tan phi इक्वल्स टू ओमेगा मेरा कंपेरेटिवली ओमेगा नॉट से ज़्यादा है अब, तो नीचे वाला क्वांटिटी क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक। तो जब नेगेटिव हो गया तो tan phi क्या आएगा मेरा, नेगेटिव ऑफ जीरो, क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ जीरो, ठीक। तो नेगेटिव ऑफ जीरो का मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन से मैं जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, और फाई का वैल्यू उस केस में क्या आएगा मेरे पास, पाई, ठीक। तो ये चार केसेज हैं मेरे। तो एक में क्या है, हमारा ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा, ड्राइविंग फोर्स का फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा, एक में ड्राइविंग फोर्स का फ्रिक्वेंसी बहुत कम, जीरो के बराबर, एक में ड्राइविंग फोर्स का फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के इक्वल, या फिर एक में क्या है, जीरो और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बीच में। तो ये चार कंडीशन है, चार कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना एम्पलीट्यूड कर्व बनाएंगे। तो एम्पलीट्यूड कर्व में मैं क्या, ए वर्सेस ओमेगा को प्लॉट कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा को प्लॉट कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ हमें पता है कि ओमेगा नॉट पर क्या होगा, मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर, रेजोनेंस हो रहा है। जब ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट हो जाए तो क्या होगा, मेरा रेजोनेंस होता है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमने केस सेकंड में देखा होता है, जब ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाए तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, हर एक डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए गामा 1, गामा 2, गामा 3 और गामा इक्वल्स टू 0, ये चार कंडीशन के लिए मैंने क्या किया है, अपना ए को प्लॉट किया है डिफरेंट कंडीशंस में। तो अच्छा, गामा इक्वल्स टू 0, तो गामा इक्वल्स टू 0 में भी हम देख चुके हैं, जब मेरा गामा इक्वल्स टू 0 है तो एम्पलीट्यूड क्या चला जाता है, इन्फिनिट। तो ये इसलिए क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लोड हो रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, मतलब ये ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मेरा एम्पलीट्यूड, ठीक, मैक्सिमम। जब मेरा गामा 0 नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक, गामा इज 1, गामा 2, गामा 3, ठीक, तो मेरा क्या होगा, कोई एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिसको मैं क्या बोलता रहा हूँ, f0/2 गामा ओमेगा नॉट, जो कि हम यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक है। कहाँ होगा ये वैल्यू, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर, ठीक। अच्छा, बाकी चीज़ें
गामा 1, गामा 2, गामा 3, अगर मैं बोलूँ कि मेरा गामा 3 इज़ ग्रेटर देन गामा 2 इज़ ग्रेटर देन गामा 1, तो आपको सहमति मिल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मेरा गामा बढ़ेगा, मेरा एम्पलीट्यूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा। तो गामा अगर मेरा ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा, कम। इसका सीधा सीधा फंडा आप सोच सकते हैं, गामा क्या है आपका, डैम्पिंग है, ठीक है। अगर डैम्पिंग मेरी ज़्यादा हो रही है इसका मतलब मेरा एम्पलीट्यूड कम ही होगा, ठीक है। तो डैम्पिंग मेरी ज़्यादा तो एम्पलीट्यूड कम, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे मेरा पीक का जो हाइट है वो कम होता चला जाएगा, जैसे अगर मैं अपना गामा का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो, ठीक। अच्छा, पीक का हाइट कम होता चला जाएगा और लेस गामा पर मिलेगा, मतलब ओमेगा की छोटी वैल्यूज़ पर मेरे को पीक मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स की छोटी फ्रिक्वेंसीज पर मेरे को पीक मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड कर्व, ठीक। ऐसे पीक भी मेरा इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब आगे चलते हैं फेज़ कर्व पर। फेज़ कर्व आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज़ कर्व tan phi को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। tan phi आपका यहाँ पर दिया ही हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास ये आएगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डी फाई बाई डी ओमेगा इज़ 1/2 गामा। तो दिस व्हाट इज दिस शोइंग, दिस इज शोइंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। 1/2 गामा इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। फाई वर्सेज ओमेगा का ग्राफ जो है उसका स्लोप क्या है, 1/2 गामा। अब मेरा गामा कम होगा तो फाई और ओमेगा जो कर्व है वो क्या होगा, उसका स्लोप ज़्यादा होगा। गामा अगर मेरा कम है तो स्लोप मेरा ज़्यादा है, ठीक। तो स्लोप मेरा ज़्यादा है कि यानी कि ग्राफ मेरा ज़्यादा स्टीप होगा, ज़्यादा टिल्टेड होगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ढलान होगा उसमें, स्लोप अगर मेरा ज़्यादा है तो। यही मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, ठीक। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो हम देख चुके हैं कि जब हमारा गामा टेंडिंग टू 0 जाता है तो फाई क्या हो जाता है मेरा, π/2। तो फाई π/2 मतलब मेरा tan phi इज़ इन्फिनिट, ठीक। तो tan phi इज़ इन्फिनिट। तो जब मेरा गामा इक्वल्स टू 0 हो जाए एंड एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, एम्पलीट्यूड मेरा ऐसे चला जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो गामा इक्वल्स टू 0 पर मेरा ये वाला फाई वर्सेज ओमेगा का कर्व आएगा, ठीक। बिकॉज एट गामा इक्वल्स टू 0 मेरा डी फाई बाई डी ओमेगा क्या हो जा रहा है, इन्फिनिट। मेरा स्लोप क्या चला जा रहा है, इन्फिनिट। तो ये स्लोप क्या है, इन्फिनिट, ठीक। बाकी गामास के लिए मैंने ऐसे प्लॉट किया ही हुआ है। तो गामा 3 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, गामा 2 सबसे कम है, गामा 1 उससे भी कम है। तो सबसे कम वैल्यू के लिए सबसे ज़्यादा स्टीप कर्व, ये सबसे ज़्यादा स्टीप कर्व है। उससे कम वैल्यू के लिए थोड़ा कम स्टीप कर्व, और उससे भी कम के लिए थोड़ा और कम स्टीप कर्व, ठीक। इस तरीके से मेरा गामा का वैल्यू आता है। अब ये जो कर्व है ये आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एक तो u वाले में और एक x वाले में। u क्या है मेरा स्पीड और x क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको स्पीड, अब जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला है ये सब कुछ, ठीक। हम क्या कर सकते हैं, स्पीड के लिए भी हम फेज ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पीड मेरा क्या होगा उस केस में, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक नोट में लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लैग बिहाइंड द ड्राइविंग फोर्स, ऐसे एक और नोट में लिख लो कि वेलोसिटी doesn't always lag behind ड्राइविंग फोर्स, डज नॉट ऑलवेज लैग बिहाइंड ड्राइविंग फोर्स। जो आपका वेलोसिटी है वो हमेशा जो ड्राइविंग फोर्स के पीछे नहीं चलता है, ठीक। ये आप नोट में लिख लो, और इसमें लिख लेना कि यहाँ पर तो लैग करता है। जब आपका ओमेगा बिटवीन 0 एंड ओमेगा नॉट होगा तो क्या करेगा, लैग करेगा, और इधर क्या होगा, वो क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक। यू क्या है आपका वेलोसिटी, और वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं dx/dt करके, ठीक। तो ये आपका क्या है, पूरा फोर्स ऑसिलेशन है। इसके बाद आपका पावर डिसिपेशन और क्वालिटी फैक्टर भी बचता है, तो वो करते हैं हम, इसको रब कर देते पूरा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा, फाई इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है यहाँ पर, फाई इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि आपका जो फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन फेज, दोनों क्या चल रहे हैं, फेज में चल रहे हैं। और फाई इक्वल्स टू π/2 का मतलब है कि जो आपको फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से π/2 आगे है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, आपका जो फोर्स है फोर्स मैक्सिमम होगा और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, ठीक। यहाँ पर दोनों सेम होंगे, फोर्स भी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम, फोर्स मिनिमम तो डिस्प्लेसमेंट भी मिनिमम, ठीक। ऐसे यहाँ पर, ठीक। अब देखते हैं पावर।
तो जैसे कि हमने पहले मैंने आपको बता दिया कि जो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या काम कर रहा है, वो डैम्पिंग के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। मतलब डैम्पिंग जो काम कर रहा है उसको ओवरकम करना चाह रहा है। वो डैम्पिंग चाहता है कि ऑसिलेशन कम हो जाए। ड्राइविंग फोर्स क्या कर रहा है, वो डैम्पिंग का असर कम करना चाहता है। वो क्या चाहता है कि ऑसिलेशन बना रहे, ठीक। और ड्राइविंग फोर्स की खुद की एक फ्रिक्वेंसी भी है, ठीक है। तो ये सब करने में आपका जो डैम्पिंग फोर्स है वो क्या पावर खा रहा है, ठीक है। और ड्राइविंग फोर्स क्या कर रहा है, पावर इनपुट दे रहा है, पावर लगा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको खुद ही अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर मेरा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बना हुआ है, स्टेडी स्टेट अगर मेरा बना हुआ है, तो जो जितनी पावर मेरा ड्राइविंग फोर्स इनपुट कर रहा है उतना ही पावर मेरा जो डैम्पिंग फोर्स है वो डिसिपेट कर रहा होगा, ठीक है। ये होना चाहिए स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये कंडीशन होती भी है। मैथमेटिकली आप ड्राइव करेंगे, दोनों का पावर, एवरेज पावर की बात हो रही है, कौन सी, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर दोनों का सेम आता है। ये कौन सा है, डिसिपेटिव फोर्सेस का एवरेज पावर, और ये ड्राइविंग फोर्स का इनपुट पावर, ठीक। तो जितना ड्राइविंग फोर्स इनपुट दे रहा है और जितना आपके डिसिपेटिव फोर्सेस पावर खा रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो आपका ऑसिलेशन बना रहेगा ना, ठीक है। बेसिकली ड्राइविंग फोर्स क्या कर रहा है, वो डिसिपेटिव पावर्स को, डिसिपेटिव फोर्सेस को ओवरकम कर रहा है, ठीक। जितने डिसिपेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स उतना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये इस वाले फंडे में नहीं जाएंगे कि हम पावर इन ये निकालें। जब दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, सीधे ये निकालेंगे। जो आपके जो नोट्स हैं उनमें दोनों निकाले होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको दोनों निकालने की ज़रूरत है, आपको फंडा समझ में आना चाहिए। डिसिपेटिव फोर्सेस और पावर इन पी इन दोनों का एवरेज जो है, दोनों का फॉर्मूला सेम आता है। और जो डिसिपेटिव फोर्स है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, अच्छा पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क dW/dt, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये हम सबको पता है। यहाँ पर जो फोर्स है ये कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है या फिर डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, ठीक। और ये क्या, v क्या है आपका, वेलोसिटी, आपको पता ही है, ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स हमें पता है क्या है, b dx/dt। और b क्या है हमारे पास, b इज़ 2 गामा m। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गामा m dx/dt। और v क्या है, v इज़ ऑल्सो dx/dt। दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा इनका, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मीन्स dx/dt का होल स्क्वायर। तो कुछ ऐसा आता है, ठीक। अब जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, dx/dt निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ इनपुट करेंगे, तो आपका जो फाइनल है वो ये बनेगा कि 2 गामा m f0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कुछ ऐसा, टाइम्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5। अभी यहाँ पर एवरेज नहीं लगाया, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनता है पावर डिसिपेटिव। इसका जब एवरेज निकालेंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा हमारा पी इन। तो एवरेज निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट क्या है, ये टाइम एवरेज ले रहे हैं हम। टाइम एवरेज जब वोल पीरियड में कॉस स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, हाफ, ठीक। कॉस स्क्वायर का एवरेज इज हाफ। तो 1/2 से 1/2 कट गया। इतना आप स्मार्ट हैं ही तो मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल फॉर्म आ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर भी देख लेते हैं। पी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा जब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट हो जाएगा एट रेजोनेंस। कब होगा, रेजोनेंस पर। तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डालिए इसमें, तो क्या बन जाएगा, ये गामा m, गामा स्क्वायर एक नीचे भी है तो एक गामा कट गया, तो टोटल बनेगा ये आपका m f0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 गामा। इतना आपका मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा सर्किट, ठीक है। या फिर इतना मैक्सिमम पावर क्या कर रहा है, डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्किट को, नहीं सर्किट को भी बोल सकते हैं या फिर आपके सिस्टम को बोल सकते हैं, ठीक। इतना मैक्सिमम पावर आपका
प्रोवाइड करेगा। कब करेगा? रेजोनेंस में करेगा, एट रेजोनेंस। ठीक है, अब आती है बात, आगे चलते हैं। पावर डिसिपेशन हमने पढ़ लिया, इसमें और ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा सीरियसली, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है अगर। ठीक है, सिर्फ इसी पर सारे फॉर्मूले जो भी प्रॉब्लम्स आपके बेस्ड हैं। थ्योरी में आपको बता ही चुका हूँ, पावर डिसिपेशन क्या होता है, पावर इनपुट क्या होता है, दोनों का एवरेज क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि आपका डैम्पिंग फोर्स जो है, डैम्पिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए ही हमने ड्राइविंग फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो जितना डैम्पिंग फोर्स पावर कंज्यूम करेगा उतना ही ड्राइविंग फोर्स पावर इनपुट देगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जब आपका डैम्पिंग ड्राइविंग फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट के आसपास आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कैसे बताऊंगा? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट को क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस। इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस कंडीशन। इसमें क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, देख लो। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताता है कि आपका रेजोनेंस पीक जो बनेगा वो कितना शार्प होगा, या फिर बोल सकते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर मेरा रेजोनेंस हो रहा है। अगर मैं ओमेगा नॉट को थोड़ा सा भी ओमेगा नॉट से इधर उधर करता हूँ, मान लो ये मेरा एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा है, और एट ओमेगा नॉट मेरा कुछ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। ठीक है, और मैं अगर ओमेगा को थोड़ा सा भी इधर उधर वेरी करता हूँ, ओमेगा नॉट से कम या ज़्यादा करता हूँ, तो कितना जल्दी मेरा एम्पलीट्यूड नीचे गिर रहा है, ये मेरा क्या बताएगा? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अगर मैं ज़्यादा जल्दी नीचे गिर रहा है तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या है, ये रेजोनेंस क्या है मेरा? शार्प रेजोनेंस है। शार्प मतलब एक पतला पीक बन रहा है। अगर मेरा थोड़ा देर में गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, तो मेरा क्या है? थोड़ा फ्लैट रेजोनेंस। ये क्या है? फ्लैट रेजोनेंस। फ्लैट रेजोनेंस, ये क्या है मेरा? शार्प रेजोनेंस। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ओमेगा को मैं थोड़ा बहुत वेरी कर रहा हूँ ओमेगा नॉट से, तो कितना जल्दी मेरा रेजोनेंस का वैल्यू नीचे गिर जा रहा है। जैसे इसमें बहुत जल्दी नीचे गिर जा रहा है। इधर थोड़ा सा भी इधर वेरी कर रहा हूँ तो ओमेगा पहले यहाँ था और अब इतना वैल्यू आ गया उसका, यहाँ आ गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? ये सेम ही इस पर सेम ही वैल्यूज़ पर लगभग इधर है। ठीक है, तो ऊपर वाले कर्व में, ऊपर वाला कर्व क्या आपका? फ्लैट रेजोनेंस है, उसमें ज़्यादा जल्दी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है? वैल्यू बहुत जल्दी चेंज हो जा रही है। ठीक है, बहुत जल्दी नीचे गिर जा रहा है रेजोनेंस का एम्पलीट्यूड जो है पार्टिकल का, वो बहुत जल्दी नीचे गिर जा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब इसको देखने का एक तरीका होता है, इसको दिखाते हैं हम ओमेगा नॉट डिवाइड बाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 से। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है? ओमेगा 1 and omega 2 are the frequencies at which amplitude is dropped, या फिर पावर इज ड्रॉप्ड। ये पावर लिख रहा है, इधर पावर लिखता है। ठीक है, पावर आपका मैक्सिमम कंज्यूम हो रहा है और ओमेगा थोड़ा सा वेरी करने से आपका नीचे गिर जा रहा है, तो पावर इज ड्रॉप टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर क्या हो? आपका पावर इज ड्रॉप टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, जिस पर क्या हो? पावर आपका गिरकर आधी हो जाए, उस वैल्यू को बोलेंगे हम ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। जैसे मान लो ये आपका पावर का स्पेक्ट्रम आया, एवरेज पावर का स्पेक्ट्रम, एवरेज पावर। ठीक, ये आपका आया ओमेगा, और यहाँ पर आ गया ओमेगा नॉट, और ये है आपका मैक्सिमम पावर। ये मैक्सिमम पावर है, तो आधे के लिए मैक्सिमम का आधा, इसको बोलते हैं फुल विड्थ ऑफ मैक्सिमम ही बोलते हैं। ठीक, तो आधा वैल्यू पर जो मेरा फ्रीक्वेंसीज होंगे, ये अगर आपका पी मैक्स है तो ये है पी मैक्स डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये जो वैल्यूज़ है ये क्या है? ओमेगा 1 एंड
ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पर मेरा क्या है, पावर मैक्सिमम का हाफ है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ओमेगा नॉट डिवाइड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या फिर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 मेरा बड़ा है, तो यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, अच्छा, अब इन्हीं के डिफरेंस को बोलते हैं हम बैंड विड्थ। बैंड विड्थ इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक, या फिर फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, मैक्सिमम के हाफ पर विड्थ कितना है उसी को मैं बोलता हूँ मैं बैंड विड्थ। फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम, यानी कि जब भी आपको बैंड विड्थ दिया होगा तो क्या दिया हुआ है, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं क्वालिटी फैक्टर पर, क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली यही कि पावर कितना जल्दी आपका हाफ हो जा रहा है, वही क्वालिटी फैक्टर बताएगा आपको। तो अगर मेरा पी मैक्स या फिर पावर जो है मेरा क्या हो जाए, पी मैक्सिमम का आधा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, अच्छा, क्वालिटी फैक्टर। तो पावर जो है मेरा, जो हमने निकाला था एवरेज पावर, वो क्या था हमारा, एम गामा एफ नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और जो मैक्सिमम पावर था वो क्या था, इसी में हम क्या लिख देंगे, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम एफ नॉट स्क्वायर, एम एफ नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 गामा, ये था। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम इसका आधा कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास दो इक्वेशन निकल कर आएंगे, दो इक्वेशन निकल कर आएंगे। पहला इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन में लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 गामा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करिएगा, खुद से करिएगा और देखिएगा क्या आ रहा है। ठीक है, यही आएगा, पक्की बात है, लिखे तो मैं दे रहा हूँ। ठीक, ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 गामा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि इस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ नेगेटिव ओमेगा की वैल्यू भी आएंगी, और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी हो नहीं सकती। तो नेग्लेक्टिंग, जब ओमेगा का सॉल्यूशन निकालेंगे हम यहाँ से, तो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज, तो हमारे पास जो फाइनल फ्रिक्वेंसी आएंगी उसको बोलेंगे ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा 1 होगी मेरे पास माइनस गामा प्लस अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा ओमेगा नॉट, एंड ये होगा गामा प्लस अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा ओमेगा नॉट। ठीक, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू आएगा, मतलब मेरा हाफ, जब पावर मेरा हाफ मैक्सिमम के इक्वल हो जाए तो मेरा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये आएगा। तो मतलब मेरा बैंडविड्थ कितना आएगा, बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ गामा। अब इसी को हम बोलते हैं 1/टाउ। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, 1/टाउ। तो ये मेरा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या हो गया, ओमेगा नॉट इंटू टाउ, मतलब 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को बोलते हैं 1/टाउ, ये हो गया ओमेगा नॉट इंटू टाउ। ठीक, ठीक है, और टाउ क्या है आपको सबको पता ही है, जिसको नहीं पता कृपया आकर पढ़े टाउ क्या है। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या है, हम क्यू फैक्टर पढ़ रहे थे, क्यू फैक्टर क्या है। क्यू फैक्टर का डेफिनेशन है 2 पाई टाइम्स पावर जनरेटेड या फिर पावर जनरेटेड इन whole period divided by power dissipated in whole period. तो Q factor is 2 pi times average power stored in one period divided by average power stored in, average power lost in one period.
ये आपका क्यू फैक्टर का डेफिनेशन है, इसको दिखाते हैं हम क्यू से, ठीक। तो क्यू इक्वल्स टू, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ तो क्यू इक्वल्स टू आएगा मेरे पास पहले तो 2 पाई इंटू ई डिवाइडेड बाई पावर डिसिपेटेड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक। इन 1 पीरियड की बात हो रही है, एवरेज पावर लॉस्ट इन 1 पीरियड, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 पाई हट जाएगा और फाइनल बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4 गामा। आप सोच रहे होंगे ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट ही लिखूंगा, कोई आपको ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो क्यू फैक्टर मेरे पास ये आया, और जो फाइनल फॉर्म है इसका, उसमें ऊपर अगर मैं हाफ कर दूँ इसको, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ओमेगा इंटू टाउ, ठीक। क्योंकि हमने क्या देखा है, 2 गामा इज 1 बाई टाउ, तो गामा इक्वल्स टू यहाँ से आ गया गामा इज 1 बाई 2 टाउ, ठीक। तो गामा को 1 बाई 2 टाउ रख दिया और इस तरीके से इसको रीअरेंज कर लिया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, क्यू क्या हो जाएगा मेरा रेजोनेंस पर, क्यू क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, तो ये 2 इंटू टाउ, तो ये ओमेगा इंटू टाउ आ गया, तो क्यू इक्वल्स टू ओमेगा टाउ। ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन आया था इस पर, ओमेगा इंटू टाउ क्वालिटी फैक्टर मेरा किस तरह से चेंज होगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट विद हाफ लाइफ, ठीक। किस तरह से चेंज होगा, ये जिसको नहीं पता पता चल गया होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टाउ क्या होता है, ठीक। तो क्यू इक्वल्स टू ओमेगा टाउ मेरे पास आ गया एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, तो यही आपका क्या है क्वालिटी फैक्टर, इसके अलावा और कुछ नहीं है भैया, इससे ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते। इसको ओमेगा नॉट लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्वालिटी फैक्टर, यहाँ आपका फोर्स ऑसिलेशन पूरा हो गया, ऑसिलेशन पार्ट पूरा हो गया। इसके बाद में आपका करते हैं थोड़ा सा फेज़ वेलोसिटी एंड, ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन ये फाइनल लेक्चर है, इसके बाद कोई लेक्चर नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने शायद से हो सकता है नहीं पढ़ाई हूँ, लेकिन इसीलिए नहीं पढ़ाई होगी क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि छोटी छोटी चीज़ें वो जो कि आपको दोबारा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब पहले पढ़ चुके हैं वो सब चीज़, ठीक। तो आप खुद से रिवाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। अभी एक फाइनल चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सो द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी, व्हाट इज़ फेज वेलोसिटी? जब भी किसी वेव को मैं लिखता हूँ, किस फॉर्म में लिखता हूँ, y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है कि x डायरेक्शन मेरा वेव जा रहा है और y डायरेक्शन में उसके ऑसिलेशंस है, ठीक, ये बता रहे हैं। अच्छा, तो जो मेरा वेव है कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे रैंडमली, ठीक। तो वेव का जो हर एक पॉइंट है वो क्या है, एक पार्टिकल को दिखा रहा है। जैसे वाटर पर जब वेव बनते हैं तो एक जो उसके वाटर पर जो वाटर सरफेस है उस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, तो इसी तरीके से ही एक पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। तो फेज़ क्या बताता है, फेज़, ये आपका फेज़ है, ये हम ऑप्टिक्स के पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं पूरा फेज़, ये फेज़ है, ठीक। तो फेज़ वेलोसिटी मतलब इस फेज़ का वेलोसिटी, किस तरह से ये किस वेलोसिटी से ये फेज़ चेंज हो रहा है विद टाइम के साथ कैसे कैसे ये फेज़ चेंज हो रहा है, उसको हम फेज़ वेलोसिटी बोलते हैं। तो भैया सीधी सीधी बात है कि फेज़ वेलोसिटी मेरे पास क्या आना चाहिए, ऊपर देख कर बताओ, फेज़ वेलोसिटी मेरे पास आना चाहिए ओमेगा बाई के, सीधी सीधी बात है। फेज़ वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा बाई के, बस ख़त्म, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक। इतना ही होता है फेज़ वेलोसिटी, ज़्यादा घुसोगे तो जैम ख़राब हो जाएगा, जिसको ज़्यादा घुसना है वो क्या कर रहा है, पीएचडी, ठीक है। तो आपको पीएचडी करनी है तो पहले जैम निकालो, तो ज़्यादा मत घुसना इसमें, वीपी इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, बस इतना ही, ठीक। आगे चलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, तो इसको बोल सकते हैं रेट एट विच द फेज ऑफ द वेव चेंजेस, ठीक। ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी क्या है भाई, अगर फेज वेलोसिटी एक वेलोसिटी है तो ग्रुप वेलोसिटी क्या है?
तो पहले लोग समझते थे कि फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी सेम है, फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, तरह तरह की चीज़ें, ठीक। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या है? ग्रुप वेलोसिटी होता है कि जब मेरी 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स हों, मोर देन 2 वेव्स, मोर देन और इक्वल टू 2 वेव्स अगर मेरी सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो क्या बनती है? एक सुपर इम्पोज वेव बनती है, ठीक। सिंगल वेव के लिए भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स अगर मेरी हों, जैसे कि मेरा y1 इक्वल्स टू a1 cos ऑफ ω1t माइनस k1x एंड y2 इक्वल्स टू a2 cos ऑफ ω2t माइनस k2x। तो 2 वेव्स मैंने मान ली। अगर ये आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो आपको पता है, इसको ऐड करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं किस फॉर्म में आएगी। उस फॉर्म में आपका एक पार्ट होता है जो आपका, मैं आपसे बहुत बार ये डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका एनवलप जो मैं बोलता हूँ उनको, हर कोई एनवलप ही बोलता है, तो ये एनवलप बनते हैं। इसमें क्या होता है, अंदर एक ऐसे वेव्स चल रही होंगी और ये वेव्स जिस फॉर्म में चल रही होती हैं उसको एक एनवलप कवर करता है, ठीक। जब ग्रुप वेलोसिटी बात कर रहे हैं, मतलब y1 और y2 दोनों को साथ में हम लेकर बात कर रहे हैं, तो जब साथ में है तो सुपर इम्पोज फॉर्म में है। सुपर इम्पोज फॉर्म में क्या होगा, एक एनवलप के अंदर वेव्स ट्रेवल कर रही होंगी, ऐसा बोल सकते हैं उनको, ऐसा बोलना गलत है जबकि। तो इसका मतलब ये है कि y1 y2 क्या बन गया, एक सुपर इम्पोज वेव बन गया। ये अंदर वाला जो मेन वेव कौन सा है, ये अंदर वाला, ये आपका मेन वेव है, ठीक। जो बाहर वाला है वो बस दिखा रहा है कि कहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वेव का, कहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड भी आपका साथ के साथ ऐसे आगे चल रहा है, ठीक है। तो जो ये वेव का ग्रुप का जो वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी। इस पूरे एनवलप का जो वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी। और ये जो ग्रुप वेलोसिटी है, ये आता है आपका डी ओमेगा बाई डी के से, या फिर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के से, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 वेलोसिटी दी हुई है तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ ω2 माइनस ω1 डिवाइड बाई k2 माइनस k1। ज़्यादा नहीं घुसना है इसमें भी, ठीक। सिंपल ये होता है, सीधी सीधी मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा घुसोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आगे देखिए डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम वो मीडियम, अच्छा ये तो था 2 वेव से ज़्यादा का। अगर मेरी एक सिंगल वेव हो, सिंगल वेव में क्या होगा, मेरा जो ग्रुप वेलोसिटी है वही मेरा क्या हो जाएगा, फेज वेलोसिटी हो जाएगा। जो ग्रुप वेलोसिटी है वही क्या हो जाएगा, मेरा फेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अगर मेरा डिस्पर्जन नेचर हो, लेकिन क्या हो मेरा डिस्पर्जन मीडियम, तो डिस्पर्जन मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें फेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फेज वेलोसिटी अगर मेरा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाए, मतलब कि जो हमने फेज वेलोसिटी लिखा था वो क्या था, डी ओमेगा ओवर डी के। अगर ये ही मेरा क्या हो जाए, फेज वेलोसिटी ओमेगा का फंक्शन हो जाए, ठीक, क्या हो जाए, ओमेगा का फंक्शन, तो डी ओमेगा बाई डी के अब कांस्टेंट नहीं रहा, ओमेगा के साथ साथ वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले क्या था, कांस्टेंट था, अब कांस्टेंट नहीं रहा वो, ठीक। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो पहले देखिए ग्रुप वेलोसिटी के साथ क्या होगा। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है मेरा, ग्रुप वेलोसिटी इज दिस इज ओमेगा बाई के, तो ये क्या हो गया मेरा वीपी। तो ग्रुप वेलोसिटी इज डी ओमेगा बाई डी के, ठीक। तो डी ओमेगा बाई डी के, डी बाई डी के इसको लिख सकता हूँ, एंड ओमेगा इज, यहाँ से आ गया मेरे पास, ओमेगा इज के इंटू वी। वी पी को वी मान लिया एक टाइम के लिए, सिंपल करने के लिए थोड़ा, तो के इंटू वी। इसको डिफरेंशिएट करो, तो सिंस जो मेरा वेलोसिटी है वो के डिपेंडेंट है या फिर ओमेगा डिपेंडेंट है, ओमेगा डिपेंडेंट तो के डिपेंडेंट भैया, ठीक है। तो अगर मेरा के डिपेंडेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि के डी वी बाई डी के प्लस वी,
ऐसे लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि k क्या होता है, k इज़ 2π/λ। ठीक है, तो मतलब कि मेरा क्या हो गया कि dv/dk को मैं लिख सकता हूँ, k dv/dk को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ लैम्डा dv/d, जिसको ऐतराज़ है खुद करके देखो, बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, dv/dk इज इक्वल्स टू dv/d डॉट d/dk, और d/dk निकाल लो कहाँ से, यहाँ से, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा भैया आगे चलो, आगे चलो, तो ऐसा आ गया, इसको बस रिप्लेस कर दो वहाँ पर, तो रिप्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वी जी इज इक्वल्स टू वी माइनस लैम्डा dv/d। ये मेरे पास रिलेशन आ गया। ये वी को फिर वापस से वी पी रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये मेरा भैया डिस्पर्जन रिलेशन है। क्या नहीं, इसको डिस्पर्जन रिलेशन नहीं बोलेंगे, ये सीधे मेरा वी जी और उसका रिलेशन है। ठीक है, डिस्पर्जन रिलेशन होता है ओमेगा और के का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के इज डिस्पर्जन रिलेशन। ठीक है, फिर एनर्जी और के का रिलेशन, एनर्जी ओमेगा का रिलेशन क्या है हमारा, डिस्पर्जन रिलेशन। तो वी जी इक्वल्स टू ये मेरे पास आ गया। अब मेरा अगर dv/d, इसमें तरह तरह की कंडीशन आएंगी कि मेरा dv/d कुछ हो, या फिर मेरा dv/d पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तो क्या क्या होगा। पहला केस, dv/d इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा दैट मीन्स vg माइनस vp इज़ लेस देन 0। ठीक, तो लेस देन 0 डेट मीन्स vg इज़ लेस देन vp। ठीक है, दूसरा केस, dv/d इज़ लेस देन 0, तो उसमें क्या होगा, vg इज़ ग्रेटर देन vp आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा केस आपका dv/d इज़ इक्वल्स टू 0, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, vg इज़ इक्वल्स टू vp। और ये कौन सा केस है, ये सिंगल वेव के लिए जिसमें कोई डिस्पर्जन नहीं होता, इसमें क्या है, नो डिस्पर्जन, नो डिस्पर्जन। इसमें कुछ डिस्पर्जन है, इसमें कुछ डिस्पर्जन है, दोनों में कुछ डिस्पर्जन है। उनके जो कर्व्स हैं वो कुछ इस तरीके से आता है। ये आपका dv/d इक्वल्स टू 0, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कर्व्स आते हैं। और एक मिनट और रुकिए, तो मैं आपको थोड़ा और इलेबोरेट करके बता देते हैं। ये है आपका वी जी ग्रेटर देन वी पी, वी जी लेस देन वी पी। इसको और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोमलस डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं भैया, एनोमलस डिस्पर्जन। और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल डिस्पर्जन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल डिस्पर्जन। ठीक है, ये किसके बीच में रिलेशन, ओमेगा वर्सेस के। तो ये जो आपका क्या आया, ये डिस्पर्जन रिलेशन आया आपका। ठीक, ओमेगा वर्सेस के का डायग्राम। तो ये जो है आपका वी जी ग्रेटर देन वी पी, तो वी जी इज़ ग्रेटर देन वी पी यानी कि दिस, तो dv/d इज़ लेस देन 0। ठीक, और इसमें वी जी इज़ लेस देन वी पी, तो ये वाला कर्व और ये नो डिस्पर्जन वाला कर्व, दिस इज़ फॉर नो डिस्पर्जन। कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है इसमें, बस यही है आपका, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये आपने प्रिज्म में भी देखा होगा शायद से, डिस्पर्जन रिलेशंस, तो वही सेम चीज़ हम दोहरा रहे हैं इधर। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपको जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी था, जो कि हमने ये रिलेशन जो आपका ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तो आप सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं, और कभी कभी सीधे सीधे इससे क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो जब वी जी मेरा ग्रेटर देन वी पी होगा तो मेरा एनोमलस डिस्पर्जन होगा, और नॉर्मल डिस्पर्जन के केस में मेरा वी जी लेस देन वी पी होता है। ठीक,
तो वी जी लेस देन वी पी, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मतलब दोनों में से, अच्छा ये भी याद रखेंगे वी जी और वी पी, वी जी क्या है आपका ग्रुप वेलोसिटी, ठीक, वी पी आपका क्या है फेज वेलोसिटी। तो हो सकता है कि फेज वेलोसिटी आपका क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि फेज वेलोसिटी इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, वो फेज का वेलोसिटी है। लेकिन ग्रुप वेलोसिटी जो है वो एक्चुअल पार्टिकल्स का वेलोसिटी बोल सकते हैं, फिर एक्चुअल वेव का वेलोसिटी बोल सकते हैं। ग्रुप वेलोसिटी वेव का वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी वेव का वेलोसिटी नहीं होता है, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी हो सकता है आपका स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो किसी किसी कंडीशन में, ठीक है, कोई नहीं रोक रहा है उसको, लेकिन ग्रुप वेलोसिटी नहीं हो सकता, ग्रुप वेलोसिटी नहीं हो सकता, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी पर लिमिटेशन है, ठीक। तो यहाँ आपका भैया पूरा वेव्स ऑप्टिक्स ऑसिलेशन ख़त्म हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने नहीं पढ़ाई है, मुझे खुद पता है मैंने नहीं पढ़ाई, क्योंकि मुझे पता है वो आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे कि हार्मोनिक्स जो आपने बहुत बारी पढ़े हैं मुझे पता है, ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला है सिर्फ फ्रिक्वेंसी का, ठीक है, उसी को थोड़ा देर मैनिपुलेट करके आप देख सकते हैं, उसमें नोट्स में आपके सब दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन लगाइएगा, इसमें क्वेश्चन मैं नहीं कराएं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कराने लायक है नहीं, ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा दिया है ऑलरेडी। तो लेक्चर नंबर 23 लेक्चर देख लिया हमने। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, जैम के लिए अच्छे से करना, इजी आएगा पेपर, ठीक है। नमस्कार।